नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, 6 से 12 की राजस्थान अध्ययन की किताबों का विस्तृत अध्ययन कर रहे थे, उसी के क्रम में साथियों आज अपने 7वीं क्लास है। साथियों, राजस्थान अध्ययन की किताबें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे कोई सी भी भर्ती ले लो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर की हो, चाहे CAT एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो साथियों राजस्थान का, इनमें से प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो साथियों भौतिक स्वरूप की सबसे पहले अपन बात करें तो जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने 1912 में साथियों एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उस सिद्धांत में साथियों उन्होंने बताया था कि जो प्रारंभिक युग में जो सारी पृथ्वी थी वो एक स्थलीय भूखंड के रूप में मौजूद था, और ये जो स्थलीय भूखंड थे ये पेंजिया के रूप के अंदर उपलब्ध थे। ठीक है साथियों, और एक विशाल जो सागर था, इस महासागर, इस जलीय राशि को साथियों पेंथालासा कहा गया। आगे जाकर जो पेंजिया के दो भाग थे, दो भाग हुए, एक उत्तरी भाग जिसको अंगाला लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग साथियों जिसको गोंडवाना लैंड कहा गया। और इन दोनों के बीच में जो पानी था उसे साथियों 33 सागर कहा गया। साथियों राजस्थान का जो थार का मरुस्थल वह खारे पानी की जो झीलें हैं साथियों वह इसी सागर के अवशेष मानी जाती है। और साथियों राजस्थान का जो मध्य पर्वतीय प्रदेश यानी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, साथ ही दक्षिणी पठारी क्षेत्र है साथियों, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। कई बार साथियों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का है या अंगारा लैंड का है। साथ ही दक्षिणी पठारी प्रदेश के बारे में पूछ लिया जाता है। साथ ही जो ये खारे पानी की झीलें हैं किसका अवशेष मानी जाती है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति से संबंधित। तो साथियों भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग काल के बारे में, अलग अलग प्रदेशों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। साथियों करते हैं शुरुआत। राजस्थान की भूगर्भिक जो संरचनाएं साथियों अन्य राज्यों से ये भिन्न है। क्यों भिन्न है साथियों? क्योंकि यहाँ एक और प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग शैलों से युक्त अरावली पर्वतमाला है, तो साथियों वही दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मिट्टी है। साथ ही जो अरावली पर्वत श्रेणी है साथियों उनमें ग्रेनाइट व नील शैल समूह के साथ साथ देहली शैल समूह और विंध्यन शैल समूह के भी अवशेष यहाँ पे मिलते हैं। और साथ ही जो हाड़ौती का पठार है, ये जो अपने भारत का जो मालवा का पठार है उसी का ये भाग माना जाता है। राजस्थान की ये सभी भूगर्भ संरचनाओं के अनुसार यहाँ आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन युग इन दोनों की संरचना के साथ साथ साथियों इनके अवशेष प्रकट होते हैं। उसके बाद साथियों अपन राजस्थान के अवशेषों की बात करें, प्रत्येक युग में क्या क्या यहाँ पे प्राप्त हुए, तो साथियों जो प्री कैम्ब्रियन युग है, जो अरावली पर्वतमाला है इसका अवशेष मानी जाती है। देहली महासमूह की जो चट्टानें हैं ये भी प्री कैम्ब्रियन युग का अवशेष मानी जाती हैं। रायलो श्रेणी ये भी प्री कैम्ब्रियन युग, और मकराना का जो संगमरमर है साथियों ये भी प्री कैम्ब्रियन युग का अवशेष, और अलवर श्रेणी भी प्री कैम्ब्रियन युग का अवशेष मानी जाती है। तो साथियों यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है जिनमें से कौन सा प्री कैम्ब्रियन युग का अवशेष है। तो साथियों अरावली पर्वतमाला, देहली महासमूह की चट्टानें, रायलो श्रेणी, मकराना का संगमरमर, अलवर श्रेणी, ये सभी साथियों प्री कैम्ब्रियन युग के अवशेष माने जाते हैं। आगे साथियों कार्बोनिफेरस काल। तो साथियों जो बाप पोल्डर बेड है जोधपुर का, ये कार्बोनिफेरस काल का अवशेष माना जाता है। जुरेसी काल की साथियों अपन बात करें तो साथियों जुरेसी काल में लाठी सीरीज नेशनल फॉसिल पार्क जो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है साथियों, ये सभी जुरेसी काल के अवशेष है। साथियों क्रिटिसिस काल की अगर अपन बात करें तो क्रिटिसिस काल का जो अवशेष है वो हाड़ौती का पठार है। और आगे बढ़ते हैं साथियों टर्सरी काल की अगर अपन बात करें तो साथियों टर्सरी काल में अपने जो बाड़मेर जैसलमेर के जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के जो क्षेत्र है, साथ ही पालना और कपूरडी के जो लिग्नाइट कोयले के भंडार है, साथ ही जो हिमालय हैं साथियों ये सब टर्सरी काल के अवशेष माने जाते हैं। उसके बाद साथियों प्लास्टोसिन युग की अगर अपन बात करें तो प्लास्टोसिन युग का जो प्रारंभिक युग था उसका अवशेष पूर्वी मैदान माना जाता है।
और प्लास्टिसियन युग का जो उत्तर युग था साथियों, थार का मरुस्थल उसका अवशेष माना जाता है। तो साथियों इनमें से कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और यही मेरिट निर्धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक और फैक्ट आपके लिए कि राजस्थान से किस काल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो साथियों यहाँ से भविष्य में प्रश्न जरूर बनेगा, किस काल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो साथियों क्रिम्बियन काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, परमियन काल के यहाँ से अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ट्रियासिन काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, साथ ही क्वाटरनरी काल के यहाँ से साथियों अवशेष प्राप्त नहीं हो। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है इसकी बात करें तो अत्यंत जटिल है, अत्यंत विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है और राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। इसलिए साथियों अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राज्य का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय भाग है एवं दक्षिणी पूर्वी जो भाग है साथियों वो पठारी भाग है। भू संरचना की बात करें, इसके आधार पर राजस्थान को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अपन देखते हैं कौन सा जो प्रदेश है, कई बार मिलान में से यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अपना जो थार का मरुस्थल है साथियों ये 61.11% क्षेत्रफल है, इस पर 40% जनसंख्या निवास करती है और इसके पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो साथियों ये 58% है। उसके बाद ये जो अपना अरावली पर्वतमाला है 9% भाग पे फैली हुई है, इस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही जो पूर्वी मैदान है ये 23% भाग पर फैला हुआ है, जिसपे 39% जनसंख्या निवास करती है। साथ ही जो हाड़ौती का पठार है ये 6.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जिसमें जो जनसंख्या है वो 11% जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है। साथियों सबसे पहले अपन देखते हैं थार के मरुस्थल के बारे में, उससे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में देखते हैं। साथियों यहाँ से ये जो हिस्सा है ये राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसके 2 भाग है, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। इसमें जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश दोनों अपने को देखने को मिलेगा। ऊपर का जो हिस्सा है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये घग्गर नदी का मैदान है। उसके बाद ये जो लूनी नदी का क्षेत्र और ये शेखावाटी प्रदेश। उसके बाद जो ये अरावली पर्वतमाला, ये इधर यहाँ पे हाड़ौती का पठार, इधर जो दक्षिण राजस्थान है यहाँ माही नदी का मैदान। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों थार के मरुस्थल की बात करें तो जो थार का जो मरुस्थल है ये पश्चिमी भाग में है और राज्य के जो 12 जिले हैं इनमें ये फैला हुआ है। 61.11% भाग पर ये फैला हुआ है और इस पर जो जनसंख्या है ये 40% जनसंख्या निवास करती है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो साथियों अफ्रीका के ग्रेट पैलियोआर्कटिक का पूर्वी भाग है। ये प्रश्न मोस्ट है साथियों, कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि जो मरुस्थल है भारत का ये अफ्रीका के किस मरुस्थल का भाग है। तो साथियों ग्रेट पैलियोआर्कटिक का पूर्वी भाग। भारत के कुल मरुस्थल की बात करें तो साथियों राजस्थान में कुल मरुस्थल 58% है जो 1,75,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और मरुस्थल की ढाल की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में साथियों इसका ढाल देखने को मिलता है। साथियों इसकी चौड़ाई की बात करें तो 640 किलोमीटर और लगभग ये 300 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो अरावली का जो वृष्टि छाया प्रदेश का हिस्सा होने के कारण साथियों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है उससे यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। थार के मरुस्थल में वर्षा की बात करें तो साथियों 20 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही जो यहाँ की मिट्टी है रेतीली बुली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। तापमान की बात करें साथियों तो सर्दी में -3 डिग्री और गर्मियों में 49 डिग्री तक यहाँ का तापमान पहुँच जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, थार के मरुस्थल की जलवायु की बात करें तो साथियों यहाँ की जलवायु शुष्क अत्यंत विषम है और विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ पर अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि साथियों थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनकी तुलना में साथियों यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को
मिलता है। आगे हैं विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, इसी वजह से इसको कहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के अंदर साथियों जो रेतीला भाग है उसे भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट किन जिलों को कहते हैं। तो साथियों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का जो भाग है इन्हें ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। यहाँ पर जो रेत के टीले हैं जिन्हें बालूका स्तूप, और स्थानीय भाषा में साथियों इनको वहाँ पे धोरे भी कहते हैं। थार के मरुस्थल को की धरातलीय विशेषताओं के आधार पर साथियों इसको मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्चभूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश आदि में साथियों विभक्त किया गया है। साथ ही जो डॉक्टर ईश्वर सिंह है इसने थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहा है। साथ ही यहाँ पर साथियों प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहा करती थी। और जो जैसलमेर के चांदन गांव में जो चांदन नलकूप है साथियों इसको थार का गढ़ा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। संपूर्ण मरुस्थल क्षेत्र में उच्चाउच में भिन्नता होने के कारण साथियों इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुष्क रेतीला मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश। औसत वर्षा साथियों 25 सेंटीमीटर है और हर जगह लगभग बालूका स्तूपों का विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रमुख जिलों में अगर अपन बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, चूरू जिले का पश्चिमी भाग साथियों इसमें शामिल है। और यहाँ पर जो बालूका स्तूप है साथियों इसका प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कितने प्रतिशत है, तो 41.5 यानी 41.5% पर बालूका स्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो बालूका स्तूप है जैसलमेर में रामगढ़ से लेकर पोखरण तक अपने को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथियों यहाँ पर जैसलमेर जिले में सेवण घास जिन्हें किंग ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, साथ ही इसका जो वैज्ञानिक नाम है लेजुरस सिंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। इसका जो मैदान है भूगर्भीय जलपट्टी जिसे लाठी सीरीज भी कहते हैं। साथ ही साथियों जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म के और वृक्षों के अवशेष भी मिले हैं जिन्हें आकलूर फासिल पार्क का नाम दिया गया है। साथियों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार भी मिले हैं। साथ ही अपन बालूका स्तूप युक्त प्रदेशों की बात करें तो साथियों ये हैं 58%। आगे बढ़ते हैं साथियों। लूनी जवाई बेसिन या अर्धशुष्क प्रदेश। तो साथियों लूनी नदी व जवाई नदी व सहायक नदियों से मिलकर इस मैदान का निर्माण किया जाता है। इसके विस्तार की बात करें तो पाली, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर व नागौर जिले का दक्षिणी भाग इसमें आता है। अगला है शेखावाटी प्रदेश। साथियों इसे बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसका जो विस्तार है चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा डिडवाना, कुचामन तक इसका विस्तार माना जाता है। साथियों नमकीन पानी के यहाँ पे गर्त बने हुए हैं जिन्हें रन कहते हैं। और इनमें अगर अपन प्रमुख रनों की बात करें साथियों तो डिडवाना, डेगाना, नागौर, तालचापर, सुजानगढ़, परिहारा और कुचामन साथियों ये प्रमुख यहाँ पे रन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों घग्गर का मैदान। तो साथियों घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी द्वारा, और जो घग्गर नदी का पार्ट है साथियों इसे नाली कहते हैं। और कई बार इसमें बाढ़ आ जाती है और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है जिसे यहाँ पे इसे हकरा नदी का नाम दिया गया है। साथियों आगे बढ़ते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये जो भारत का सबसे गर्म प्रदेश कहलाता है। टाट या रन। तो साथियों टाट या रन किसे कहते हैं, 2 टीलों के बीच की भूमि में जब वर्षा का जल भर जाता है तो वहाँ पर अस्थायी पानी की झीलें बन जाती है, उन्हें टाट या रन कहते हैं। और साथियों प्रमुख रनों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कनौड़, बरमसर, भाखरी, पोखरण ये चारों जैसलमेर में, लावा और बाप जोधपुर में, थोप बाड़मेर में साथियों प्रमुख रन है और बहुत मोस्ट है। कई बार बड़े बड़े जो कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सभी में यहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आपके लिए भी साथियों महत्वपूर्ण है, इनका आप ध्यान रखना। आगे साथियों राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले में घोषित किया गया है। इस प्रश्न को भी पहले कई बार पूछ लिया गया है साथियों। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा मरुस्थलीय के कितने जिलों को मरुस्थलीय जिले, राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय जिले घोषित किया गया है, तो साथ ही 12 जिलों को घोषित किया गया है। साथियों मरुस्थल के प्रकार की बात करें तो पहला होता है इर्ग, जिसमें संपूर्ण रेतीला मरुस्थल शामिल होता है और ये अपने राजस्थान में जैसलमेर में है। और हम्माद मरुस्थल की बात करें तो इसके अंदर जो संपूर्ण मरुस्थल होता है साथियों पथरीला मरुस्थल होता है। और तीसरा है रेग, तो साथ ही इसके अंदर रेतीला और पथरीला दोनों का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप।
साथियों वे बालू का स्तूप जो पवन की यानी वायु की दिशा के समकोण बनते हैं और सीधे रहते हैं, इन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं और सर्वाधिक साथियों बाड़मेर में है। अगला है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो साथियों ये पवन की दिशा के समानांतर आड़े तिरछे बनते हैं और सर्वाधिक साथियों जैसलमेर के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तारा बालू का स्तूप। तो साथियों जो तारा बालू का स्तूप है ये मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में देखने को मिलते हैं। अगला है बरखान। तो साथियों रेत के अर्धचंद्राकार बालू का जो स्तूप है इन्हें बरखान कहते हैं और इनसे सर्वाधिक हानि देखने को मिलती है और सर्वाधिक साथियों शेखावाटी प्रदेश में मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ मरुस्थल के अंदर एक पीवड़ा विशेला सर्प पाया जाता है। साथियों राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले इनसे संबंधित प्रश्न। तो साथियों जैसलमेर और बाड़मेर ये दोनों जिले पूर्ण मरुस्थलीय जिले माने जाते हैं और जैसलमेर में स्थानांतरित होने वाले जो बालू का स्तूप है साथियों उन्हें वहाँ पे दरियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस जिले में तीनों प्रकार के बालू का स्तूप है साथियों। तो जोधपुर जिले के अंदर तीनों प्रकार के बालू का स्तूप अपने को देखने को मिलते हैं। अगला है खड़ीन। तो साथियों जो रेत के ऊंचे टीले होते हैं उनके पास में साथियों जो जमा मिट्टी होती है इसे खड़ीन कहते हैं और जैसलमेर में साथियों पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन की खेती का सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। अगला है साथियों 25 सेमी जो वर्षा रेखा है ये मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क में विभाजित करती है। वही जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल का विभाजन करती है। तो साथियों ये था आज का वीडियो नोट। इसके अंदर राजस्थान के मरुस्थल के बारे में अपन देखा है और इनसे बार साथियों कोई भी प्रश्न आपके नहीं जाने वाला है तो बार बार इनको आप देख सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें वीडियो को। साथियों इसी के साथ अपन इसी चैनल पर निःशुल्क एसएसटी सेकंड ग्रेड अध्यापक के बैच शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर साथियों बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें अभी अपन जितने भी आरपीएससी द्वारा सामाजिक विज्ञान के पेपर हुए थे पिछले वर्षों में उनका अपन रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद साथियों लोक प्रशासन से इसकी शुरुआत करेंगे। तो साथियों ये जानकारी भी जो भी एसएसटी से तैयारी करने वाले हैं उनके तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।